नमस्कार। पंजाब हरियाणा हिमाचल की खबरों में आपका स्वागत। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। पंजाब की मंडियों में आढ़तियों की मांगों को लेकर हड़ताल जारी है। बारिश होने से किसानों का भारी नुकसान हुआ। इसी बीच खेती बाड़ी मंत्री कटारू चक से आढ़तियों ने मुलाकात की। आढ़तियों ने अपनी मांगों को रखा, जिसको देखते हुए कटारू चक ने भरोसा दिया कि जल्द ही मांगों को पूरा किया जाएगा, जिसके बाद हड़ताल को खत्म कर दिया गया और मंडी में लोडिंग का काम जोरों से शुरू हो गया। इसी कड़ी में पंजाब सरकार ने खेती बाड़ी अफसरों की मीटिंग बुलाई, जिसमें मंडीकरण को मजबूत करने के लिए अध्यक्षों और अधिकारियों से मुलाकात की गई। साथ ही पंजाब और अन्य राज्यों की मार्केटिंग मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। राकेश छाबड़ा लाइव जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। राकेश, क्या अब माना जाए कि आने वाले समय में इस तरह से अब हड़ताल अब नहीं रहेगी जिस तरह से आज प्रदर्शन खत्म हुआ है? जी सागर, बिल्कुल बात की जाए जैसे कि पिछले लंबे समय से आढ़तियों की जो स्ट्राइक चल रही थी उसको लेकर बीते 2-3 दिन पहले टारगेट से मीटिंग की गई थी आढ़तियों के साथ। तो उन्होंने ये भरोसा दिलाया था कि जो भी आपकी मांगे हैं पूरी की जाएगी। उसके बाद उन्होंने अपनी हड़ताल को अगले दिन सुबह उन्होंने इस चीज को खत्म कर दिया गया था। उसके बाद कल शनिवार को अपना सीएम पंजाब भगवंत मान ने मीटिंग बुलाई थी, जिसमें जितने भी उच्च अधिकारी उनसे मीटिंग करी और जो भी मुश्किलें आ रही हैं उनको लेकर मीटिंग की गई। और ये भी विचार चर्चा की जा रही है कि जैसे कि एग्रीकल्चर को लेकर मार्केटिंग की भी बात की जा रही है और बाकी सूबों में भी जो अपने व्यापार को बढ़ावा कैसे करना है उस मुद्दों पे भी बातचीत की गई है। तो आने वाली तस्वीरें बताएंगे कि आगे क्या निकल के आता है। जी सागर, जो भारी नुकसान हुआ था किसानों का, क्या वो संतुष्ट है? उन्हें मुआवजा या फिर कुछ इस तरह की चीजों की बात कही गई है? बिल्कुल, मीटिंग में काफी मुद्दे डिस्कस किए गए हैं और अधिकारियों की जो ड्यूटी भी लगाई गई है, आगे क्या निकल के आता है, क्योंकि अभी डीसीसी के साथ इनकी मीटिंग रखी जाएगी आने वाले दिनों में। तो कितना नुकसान हुआ है, कितना मुआवजा दिया जाएगा, इसके ऊपर अभी जांच अभी बाकी है। जी, क्या आढ़तियों का कोई बयान सामने आया इस हड़ताल के खत्म होने के बाद? जी बिल्कुल। 2-3 दिन पहले आढ़तियों जब मीटिंग खत्म करी तो अलग अलग जिलों में इन्होंने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने ये भरोसा दिलवाया कि जैसे कि हमारी मीटिंग हुई थी और आधी रात को मीटिंग हुई, जैसे ही उन्होंने भरोसा दिलवाया तो इन्होंने मीटिंग पूरे पंजाब के लेवल पे खत्म की। उसके बाद मंडियों में लोडिंग का काम प्रॉपरली ढंग से होना शुरू हो गया। उसके बाद आगे काम चल रहा है मंडियों में और कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बाकी आने वाला समय बताएगा। कल मीटिंग हो चुकी है, अभी आने वाले दिनों में पता लगेगा कि क्या निकल के आता है। जी चलिए, शुक्रिया राकेश पूरी जानकारी के लिए। वहीं पंजाब के तरनतारन में बीएसएफ के जवानों ने सीमा के पास से 3 पैकेट हेरोइन बरामद की। यह हेरोइन सर्च ऑपरेशन के दौरान एक धान के खेत में बरामद की गई। जानकारी के मुताबिक देर रात पाकिस्तान से आया एक ड्रोन सीमा के पास खराब हालत में मिला, जिसके बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तो प्रिंस गर्ग लाइव जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। प्रिंस, सीमा पर इस तरह से लगातार हलचल देखी जा रही है, जिस तरह से ड्रोन के जरिए कभी हथियारों की सप्लाई, कभी नशे की खेप, बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। प्रिंस, बिल्कुल सागर, जो पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं उनको हमेशा के लिए, हमेशा की तरह पंजाब सरकार की तरफ से, बीएसएफ के नौजवान, कभी पुलिस की तरफ से शिकंजा कसा जा रहा है। और इसी कड़ी के तहत आज इसी तरह बीएसएफ के जो जवान हैं उनके हाथ 3 पैकेट जो हेरोइन के बरामद किए गए हैं। जो ये हेरोइन के पैकेट बरामद किए गए हैं सर्च ऑपरेशन के जरिए जो धान का खेत है वहां से बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि देर रात पाकिस्तान से एक ड्रोन आया जो बहुत ही बुरी हालात में सरहदी इलाके में पाया गया। उसके बाद पूरी जो बीएसएफ थी हलचल में आ गई, उन्होंने सर्च ऑपरेशन जारी किया और सर्च ऑपरेशन के दौरान इनको ये 3 पैकेट हेरोइन के बरामद हुए। जी, लेकिन क्या लग रहा है कि सीमा पर इस तरह से लगातार हलचल देखी जा रही है, कुछ अलग तैयारी नहीं करनी चाहिए, कुछ अलग प्लानिंग बीएसएफ के जवानों को, क्योंकि हर दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं? प्रिंस, बिल्कुल सागर, देखिए ये तो है ही है। जो पंजाब है लगातार नशों में डूबता जा रहा है। इतना नशा पंजाब में सप्लाई होता है वहीं शायद कहीं किसी और स्टेट में नहीं होता, क्योंकि जो सरहद है और भी इलाकों से लगती है, राजस्थान से भी लगती है, हरियाणा से भी लगती है, लेकिन ज्यादा नशा पंजाब में सप्लाई किया जा रहा है। इसको देखते हुए आपकी बात बिल्कुल सही है। पंजाब सरकार को भी और बीएसएफ के जवानों को भी, सभी को एक साथ मिलकर इसकी और कड़ी से कड़ी सुरक्षा करनी चाहिए। चलिए, शुक्रिया प्रिंस पूरी जानकारी के लिए। वहीं पंजाब पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने बड़ी मात्रा में हथियार बरामद की, 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ये लोग मध्य प्रदेश से हथियारों की तस्करी कर पंजाब में सप्लाई कर रहे थे। मामले में
एसएसओसी अमृतसर ने शस्त्र और धन शोधन अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है। साथ ही पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मामले की जानकारी दी। डीजीपी गौरव यादव का कहना है कि पंजाब पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पूरी ये कार्रवाई की गई। राकेश छाबड़ा लाइव जुड़े हुए हैं पूरी जानकारी के साथ। राकेश, देखिए बड़ी संख्या में जिस तरह से हथियारों की तस्करी यहाँ पर हो रही थी, उस गिरोह का भंडाफोड़ हो चुका है। क्या इसका चैन कहां से जुड़ा है, उस बारे में पता चल पाए क्या राकेश? जी सागर, बिल्कुल बात की जाए, जैसे कि डीजीपी गौरव यादव ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आज अंतर्राष्ट्रीय 3 जो लोगों को पकड़ा है, उनके ऊपर जो मामला दर्ज किया गया है, अभी जांच चल रही है और काफी मात्रा में जो हथियार बरामद हुए हैं, ये भी पता चला है कि ये पंजाब से बाहर से लाके ये पंजाब में ये हथियार बेच रहे थे। काफी लंबे समय से इनकी जो पड़ताल चल रही थी, इनपुट के आधार पे जो डीजीपी गौरव यादव ने कार्रवाई करते हुए उनके ऊपर मामला दर्ज किया हुआ है। और जब से डीजीपी पंजाब अपनी सीट पे बैठे हैं, तब से लेके इन चीजों के ऊपर उनकी पूरी बारीकी नजर रही है और हमेशा से ही इन चीजों के ऊपर कार्रवाई करते आ रहे हैं। और अभी इनकी जांच चल रही है। अभी आगे कौन कौन इसमें शामिल है, कौन कौन कहां से लेके आते हैं, कौन तस्कर हैं, उनकी चैन भी पकड़नी जरूरी है। तो उसके ऊपर भी डीजीपी गौरव यादव अभी इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। जी चलिए, शुक्रिया राकेश पूरी जानकारी के लिए। वहीं एक बड़ी खबर आ रही है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज मुकाबला और पहली पारी खत्म हो गई है। न्यूजीलैंड ने भारत को 274 रनों का टारगेट दिया है। डेरियल मिचेल ने शानदार शतक जड़ा, मोहम्मद शमी ने 5 विकेट झटके हैं। तो भारत ने हालांकि देखिए खेल तो बेहतरीन दिखाया है, लेकिन ये चुनौतीपूर्ण स्कोर कहा जाएगा। 274 रन यहां पर चेस करने हैं भारतीय टीम को। बात करें भारतीय बॉलरों की, तो कई ऐसे बॉलर भी रहे हैं जो कि महंगे साबित हुए आज के दिन। हालांकि शुरुआत अच्छी नहीं थी न्यूजीलैंड के। कॉनवे की बात करें तो 0 पर आउट हुए, उसके बाद विलियंग भी ज्यादा देर तक खेल नहीं सके, 17 रनों पर आउट हुए थे। फिर पारी को संभाला रचिन रविंद्र और डेरियल मिचेल ने। इन लोगों ने शतकीय साझेदारी की और दोनों बल्लेबाजों ने बहुत बेहतरीन खेल दिखाया था। एडिटर आशिफ जी फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। आशिफ जी, देखिए बेहतरीन खेल भारत का वापसी की थी। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि 300 से ऊपर रन जाएंगे यहाँ पर न्यूजीलैंड के। देखिए बिल्कुल सागर, और मेरे से बेहतर आप क्रिकेट को समझते हैं, खेलते हैं, जानते हैं। क्रिकेट की असंभावनाओं का खेल है। हमेशा कभी भी संभावित चीजें आपके सामने हो जाएं, ऐसा होता नहीं है। आपको याद है कि छोटी से छोटी टीम, और इस बार वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी बात यही है कि इस बार हैरत अंगेज कारनामे देखने को मिल रहे हैं और हर बार से ज्यादा एक्साइटमेंट इस वर्ल्ड कप को लेकर है, क्योंकि जितनी छोटी टीमें हैं उसको छोटी टीम कहना भी इस बार गलती होगी। जिस तरीके से हैरान करने वाले नतीजे दिए हैं, चाहे वो आयरलैंड की टीम हो या बांग्लादेश की टीम हो या आप अफगानिस्तान की टीम हो, इस तरह की टीमों ने जिस तरह से हैरत अंगेज कारनामे किए, उसमें आप समझिए कि अब ये दबाव बड़ी टीमों पर है, खासतौर पर बड़ी टीमों पर। और देखिए न्यूजीलैंड का परफॉर्मेंस आपको पता है बेहतर रहा है, लेकिन जिस तरीके से शुरुआत इन्होंने की, और बहुत ही आपने ठीक कहा था कि बहुत ही छोटी शुरुआत रही और लोग अचंभित थे, ये मानते थे कि इंडिया कहीं ना कहीं से बहुत जल्दी चीजें वाइंड अप कर लेगा और उसके बाद फिर इंडिया को बैटिंग का मौका मिलेगा और इंडिया आसानी से ये मैच जीत जाएगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही 2 प्लेयर डेरियल मिचेल ने और जिस तरीके से उनके रविंद्र ने जिस तरह खड़े होकर और चीजों को अपने संभाला और उसके बाद 1-1 रन करके 2-2 रन करके फिर उसके बाद बाउंड्री के पार गेंद को पहुंचाना शुरू किया, तो उसके बाद ये लगने लगा था कि अब कहीं ना कहीं से 300 के ऊपर ये आंकड़ा लेके जाएगा। लेकिन फिर एक बार फिर से भारतीय गेंदबाज, और खासतौर पे इस बार तारीफ करनी पड़ेगी मोहम्मद शमी की, जो कई मैचों में, और ये बात बहुत मैं दावे से कह सकता हूँ, और खुद क्योंकि आप क्रिकेट को समझते हैं, जानते हैं, खेलते हैं सागर, तो आप भी इस बात को मानेंगे कि कहीं ना कहीं से ये साफ है कि जब जब अंडर एस्टिमेट करके नापा गया है, माना गया है मोहम्मद शमी को, उस वक्त वो उभर के सामने आए हैं। और इसमें कहीं दो मत नहीं कि अभी की जो इंडियन टीम, लेकिन आशा जी देखिए 274 रनों का टारगेट अगर भारत ने छोटा समझा तो शायद ये देखिए भूल भी होगी, क्योंकि बोल्ट जैसे बॉलर, एंड्री जैसे बॉलर, सेंटनर जैसे बॉलर, कई देखिए घातक गेंदबाज है न्यूजीलैंड के पास। अगर जल्दी विकेट गिरा अगर भारत का, तो संभालना बड़ा मुश्किल होगा टीम को। बेशक देखिए, यही इसलिए मैंने कहा कि अगर शुरुआत में आप खुद भी समझिए, न्यूजीलैंड की पहली विकेट गिरी, उसके बाद उनके प्लेयरों ने किस तरीके से मैच को संभाला और कैसे कितने बेहतर तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस किया।
तो वो 275 का स्कोर भी बहुत बड़ा है। और खासतौर पे जिस ग्राउंड का जो नमी है, जिस ग्राउंड पे आप समझिए धर्मशाला में ये मैच हो रहा है, जहाँ जिस ग्राउंड पे मैच हो रहा है उसके टेम्परेचर भी आप अप डाउन होते रहते हैं। लोग तो पहले ये भी डाउट था सुबह में कि मैच हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये तमाम चीजों को लेते हुए अगर इंडियन क्रिकेट टीम और खासतौर पे बैट्समैन जो है अगर थोड़ी सी भी कमजोरी अगर फील करेंगे या ओवर कॉन्फिडेंट में रहेंगे तो मारे जाएंगे, क्योंकि साफ तौर पे है कि उधर की बॉलिंग लाइनअप बहुत बेहतर है। और जिस तरीके से इंडियन बॉलर ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उसके बाद तो इन पर बैट्समैन पे ज्यादा दबाव होगा कि ये 274 का आंकड़ा जो है वो अपने बेहतर परफॉर्मेंस के जरिए इसको पूरा कर लें और जल्द से जल्द इस पर अचीव करें। लेकिन ये जरूर है क्योंकि न्यूजीलैंड सामने की टीम मतलब आप कह सकते हैं, ये भी कहना बहुत छोटी बात होगी कि अफगानिस्तान और आयरलैंड और बांग्लादेश न समझे न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड है, इसमें कहीं तो मत नहीं, डिफेंडिंग चैंपियन रही है। तो इसलिए ये तमाम चीजें बहुत साफ है कि इस बार इंडिया को बहुत सोच के संभल के बैटिंग करनी पड़ेगी और अपने तमाम विकेट को बचाने भी होंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति आ सकती है कि जब 1 विकेट 2 विकेट के बाद प्रेशर बन जाए। तो इसलिए ये भी देखना होगा किसको अब ये भी है कि रोहित शर्मा किसको कॉलिंग है, क्योंकि लास्ट जो कॉल होता है वो कैप्टन का होता है, किससे वो ओपनिंग करा रहे हैं, किसको मिड में भेज रहे हैं। तो ये भी देखना दिलचस्प होगा इस समय सागर। चलिए, शुक्रिया आसिफ जी पूरी जानकारी के लिए। तो 2 टीमों की यहाँ पर लड़ाई है टॉप पर बनने के लिए। न्यूजीलैंड नंबर 1 पर है पॉइंट टेबल में, भारत है दूसरे नंबर पर, लेकिन पॉइंट की वजह से न्यूजीलैंड 1 पर है और ऐसे में आज के दिन जो टीम जीती वो नंबर 1 पर पहुंचेगी। वहीं मोगा की कोटकपुरा रोड पर एक भीषण हादसा हो गया, जहां पर गांव सिंगावला के पास कार और बाघा पुराना से आ रही सीमेंट से भरे ट्रक के बीच एक भीषण भिड़ंत हो गई, जिसके बाद ट्रक में आग लग गई। साथ ही कार चालक बुरी तरह से कार में फंस गया। मौके पर समाज सेवा सोसाइटी की ओर से मोगा नगर निगम के मेयर बलजीत सिंह चानी फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेकर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक कार चालक को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सोसाइटी ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਲ ਆਈ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਰੱਕ ਆ ਜੋ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੋਗੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿ ਨੀਂਦ ਕਹ ਲਓ ਜਾਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਧੀ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਟਕਰਾਈ ਤੇ ਟਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ। वहीं हरियाणा की रेवाड़ी में भारतीय स्टेट बैंक में भीषण आग लग गई। आग लगने की खबर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। वहीं अभी तक आग में हुए नुकसान का आकलन अभी नहीं हो पाया है। अभी और बैंक जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी मेन ब्रांच है बंद था। अभी यूपी बेस्ट सिटी में नज़दीक ही हम अपने पॉइंट थे, कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि SBI की मेन ब्रांच में आग लग गई है। तुरंत मौके पर मैं पहुंचा हूं, वैसे तो सिटी पहुंचे हैं और देख है तो आगे बिजली शॉर्ट सर्किट से आग लगने पाई गई है। ब्रांच मैनेजर को बुला लिया गया है, बैंक को खुलवा लिया गया है, फायर ब्रिगेड बुलवा ली गई है और आग के ऊपर पूर्णतया काबू पा लिया। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश के दौरे पर पहुंचे। जेपी नड्डा के कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर सहित अन्य वरिष्ठ नेता बीजेपी के वहां पर मौजूद रहे। जेपी नड्डा यहां पर कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और कई अहम मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की। प्रिंस गर्ग लाइव जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। प्रिंस, जेपी नड्डा का हिमाचल दौरा आज का दिन कैसा रहा और इस दौरे में क्या कुछ खास? प्रिंस जी सागर, जेपी नड्डा जी ने आज हिमाचल में दौरा किया, पहुंचे वहां पे और वहीं हिमाचल में पहुंचने पे कांगड़ा के एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया, जहां पे स्वागत पे मौजूद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मौजूद थे और अन्य शहर नेता प्रतिपक्ष वहां पे सभी मौजूद रहे। बताया जा रहा है जानकारी के मुताबिक कि जेपी नड्डा के यहाँ पे पहुंचने पे उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे और कहीं अहम जो मुद्दे हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है, हर जगह चुनाव का डंका बज चुका है, लिस्ट जारी हो चुकी है, उसको लेकर जो हर मंत्री हैं वो गर्म आ चुके हैं। हर शहर में हर जगह पे दौरे हो रहे हैं और खास बातचीत की जा रही है लोकसभा चुनाव को लेकर और विधानसभा चुनाव को लेकर। इसी तहत आज जेपी नड्डा में हिमाचल में दौरा किया। चलिए, शुक्रिया प्रिंस पूरी जानकारी के लिए।
वहीं नवरात्रि का 8वां दिन है और आज मां दुर्गा के 8वें रूप यानी कि महागौरी की पूजा का दिन है। मंगल आरती के लिए मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ लगी है। हिमाचल के दौरे पर रहे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुर्गाष्टमी के अवसर पर कांगड़ा के माता मंगलामुखी मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं त्योहार के मद्देनजर पंजाब पुलिस ने प्रदेश में अमन चैन कायम रखने की कोशिश कर रही है और इसी के तहत नवा शहर में भी एसपी वीडी माधवी शर्मा के नेतृत्व में जिला नवा शहर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। डीएसपी माधवी शर्मा ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। साथ ही उन्होंने लोगों से किसी भी अप्रिय घटना की सूचना पुलिस को देने की अपील की है। सीजन स्टार्ट हो गया, नराते चल रहे हैं करंटली, ਅੱਗੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਨ ਚੌਂਕਾਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਨੁਕਰਾਂ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੱਕੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि हर जगह पुलिस तुहाडी सुरक्षा लई तैनात है ते जे कोई भी शरारती अंसर दे बारे पता लगता है या कोई शक्की वस्तु तुहानू किसी जगह दिखाई दिंदी है तो पुलिस नू इन्फॉर्म करो ताकि उहदे ते नाल दी नाल एक्शन लिया जा सके। वहीं बात कर रहे थे फिरोजपुर की, जहां पर डकैतियों के साथ साथ अब एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। एक अज्ञात शख्स ने सॉफ्टवेयर के जरिए आईसीआईसीआई बैंक से करोड़ों रुपए चुरा लिए। पुलिस का कहना है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने सॉफ्टवेयर के जरिए बैंक से 15 करोड़ 47,46,177 रुपए चोरी किए हैं, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज किया, कार्रवाई शुरू कर दी है। ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈਸੀਆਈਸੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਪੜਤਾਲ ਮੁਹੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਬਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਰਾਊਂਡ 15 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਨਾਮਾਲੂਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 432/23 420 120B ਤੇ 6653 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। वहीं मनसा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने राजस्थान के एक सस्पेक्टेड पुलिस कर्मचारी से 12 किलो अफीम बरामद की है। दरअसल आरोपी राजस्थान से एक गाड़ी के जरिए अफीम की सप्लाई कर रहा था। इसी बीच पुलिस ने तलाशी के दौरान आरोपी से अफीम बरामद की। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आरोपी अफीम को कहां पर बेचने जा रहा था, इस बात की अब जांच की जा रही है। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ SHO ਸਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਰਤੀਆ ਰੋਡ ਤੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਖੈਰਾ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਕਰੇਟਾ ਗੱਡੀ PV 61 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਰੇਟਾ ਗੱਡੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜਨ ਦੀ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸਦੀ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 12 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅਲਵਰ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਂਡਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਇਹ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਚੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਲਿੰਕ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ ਜੋ ਇਹਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। वहीं हिमाचल में ठंड ने दस्तक दे रही है। प्रदेश के कई जिलों में बर्फबारी अब शुरू हो गई। आज मौसम साफ रहने का अनुमान जताया गया। हालांकि अधिकतम तापमान में कोई बदलाव की संभावना नहीं है। पूर्वानुमान के मुताबिक शिमला का अधिकतम तापमान 23 और न्यूनतम 10 है। ऊना का अधिकतम 33 और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री है।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक इस बार सर्दियों का सीजन 5 महीने तक लंबा चलने की संभावना है। वहीं भारत पाक सीमा के पास फिरोजपुर में बीएसएफ के जवानों ने 2 अलग अलग जगहों पर ड्रोन का मूवमेंट देखा। जानकारी के मुताबिक दोनों ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से भारत आ रहे थे। बीएसएफ के जवानों ने दोनों ही ड्रोन पर कई राउंड फायरिंग की, जिसके बाद लगातार आसपास के इलाकों और खेतों में बीएसएफ के जवान सर्च ऑपरेशन अब चला रहे हैं। ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਲਚਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਰੋਨ ਆਇਆ, ਬਾਅਦ ਸੁਣੀ बीएसएफ ने आ के थे सर्च करते रहे। कुछ जी चल रही है सर्च, 4-5 स्पैर हुए ने ते ड्रोन आया है पर चला गया, पता नहीं चलिया। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।